सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कैनेडा, सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन योर वीजा एप्लीकेशन। अगर मैं बात करती हूँ तो वी हैव टू कैटेगरी, एसडीएस एंड नॉन एसडीएस। एंड जब आप IRCC में वीजा एप्लीकेशन आप अपनी लॉन्च करते हैं, नो डाउट वहाँ पे कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अटैच करना है। तो बहुत सारे कंसल्टेंट ये भी कहते हैं कि देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है ही नहीं, कोई भी कॉलम ऐसा है ही नहीं जहाँ पे SOP के लिए पूछा जाता है। इवन बहुत टाइम तक तो कनाडा की वीजा एप्लीकेशन विदाउट SOP भी कंसल्टेंट फिल करते थे, लेकिन अभी आफ्टर कोविड IRCC से जब एक बार मीटिंग हुई थी तो देन उन्होंने एक चीज़ को बड़े क्लियरली बोला था कि अगर किसी स्टूडेंट की SOP नहीं है और स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन है विदाउट SOP आई है, तो हमें पता ही नहीं है कि स्टूडेंट उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्यों जा रहा है, उसका क्या फ्यूचर आउटकम है, हमें नहीं पता है। एंड ये भी एक मेजर रीजन है कि वी आर गिविंग द रिफ्यूजल। सो SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट, येस वी डू कंसीडर SOP। सो जब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि येस वी आर कंसीडरिंग SOP, तो आपकी SOP कैसी होनी चाहिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलती हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि मैम हमारी SOP नहीं थी, हमारी SOP अच्छे से नहीं की गई थी, इसीलिए हमारा जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गया। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ कि SOP का सबसे पहले मतलब क्या है। SOP इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर मैं बात करती हूँ US, अगर मैं बात करती हूँ UK, या फिर मैं बात करती हूँ ऑस्ट्रेलिया, सो ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो सकता है यूनिवर्सिटी के साथ, या अगर मैं US की बात करूँ तो हाई कमीशन के साथ आपका इंटरव्यू हो सकता है। सो आप अपने बारे में बता सकते हो कि आप कौन हो, ठीक है, एंड आप इस कोर्स के लिए क्यों जा रहे हो, आप इस कंट्री के लिए क्यों जा रहे हो, क्या आपकी फ्यूचर आउटकम्स है। लेकिन कनाडा इज द ओनली कंट्री जहाँ पे आपको इंटरव्यू की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ना के बराबर होती है। और मैं अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो सिर्फ 2% स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे उनको किसी एप्लीकेंट की वीज़ा फाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। अब ऐसे टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सामने वाले को बताएं, यानी कि सामने वाले से मेरे कहने का मतलब है हाई कमीशन को बताएं कि वाई आई एम गोइंग फॉर दिस कोर्स, मैं कौन हूँ, मैंने ज़िंदगी में क्या किया है। अब मैं मेजरली देखती हूँ वो SOP लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे प्लेजरिज्म आ जाता है, हाई कमीशन इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखता है कि अगर आपकी SOP में प्लेजरिज्म है तो स्ट्रेट वे रिफ्यूजल्स आ रही है। तो आपकी SOP वो आपकी परछाई है, वो आपके बारे में बता रहा है, वो 2 से 3 पेज का डॉक्यूमेंट, दैट शुड नॉट बी कॉपी पेस्टेड। पहली चीज़ तो ये है। SOP में हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है। लेट सपोज मैं अनीता हूँ, मेरी अपनी एक स्टोरी है। लेट सपोज मेरी क्या इंट्रोडक्शन है, मैं किस फैमिली से आती हूँ, मेरे क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, और अगर मैं किसी स्पेसिफिक कोर्स को चूज़ करने जा रही हूँ तो वो मेरा खुद का एक रीज़न होगा, उसका सेम आपका भी अपना एक रीज़न होगा। तो सबसे पहले वो कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए, आपकी खुद की स्टोरी होनी चाहिए, एंड जो भी सच और जेन्युइनिटी के साथ होनी चाहिए। हमेशा SOP को कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 पेजेस में या 1.5 पेजेस में लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि दैट शुड बी इन पैराग्राफ। हमने अगर किसी चीज़ को पैराग्राफ में लिखा होगा वो सामने वाले को ज़्यादा प्रेजेंटेबल एंड ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा पढ़ने के लिए। सो आपका जब SOP स्टार्ट होता है तो योर SOP शुड बी स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप किस फैमिली से आते हैं, ऐसे क्या सरकमस्टांसिस थे कि आप इंडिया में कोई वो अपनी जो हायर स्टडीज़ है वो इंडिया में क्यों नहीं ले रहे, एंड आप फॉरेन में वो पर्टिकुलर एजुकेशन क्यों ले रहे हैं। सो दैट कैन बी इन योर इंट्रोडक्शन। अब आप अपने पॉइंट्स अपनी इंट्रोडक्शन में कुछ भी जोड़ सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी को बता रहे हो कि आप कौन हो, आप अपने हिसाब से लाइंस बनाते हो ना कि मैंने ये किया है अपनी लाइफ में, किसी की कॉपी तो नहीं करते ना, तो सेम आपका SOP भी कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद द सेकेंड पैराग्राफ शुड बी योर एकेडमिक डिटेल्स। आपने क्या किया है, आपने 10th किया था, कितने आपके परसेंटेज थे, कौन से स्कूल में थे, आपने 12th कब किया था, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ, ये तो एक नॉर्मल है जो कि हर कोई लिखता है। अब जब आप अपने ड्यूरिंग स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में होते हैं तो आपकी
हर स्टूडेंट की अपनी एक अचीवमेंट होती है। मे बी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, या फिर स्टूडेंट कई बार होता है कि वो दोनों में एवरेज है बट स्टूडेंट की लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी है, उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया होता है स्कूल में, उन्होंने मे बी स्टूडेंट कैन बी वेरी गुड एट जो उनके गेम्स हैं वो सही है। तो वो सब कुछ जो भी आपके स्कूल और कॉलेज में आपकी जो भी एक्टिविटीज़ थी, इन शॉर्ट जो भी आपके प्लस पॉइंट थे, वो प्लीज़ ऐड ऑन दैट। वो आपके हर इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। दैट शुड बी, आपने जो भी अचीवमेंट करी है, जो भी सर्टिफिकेशन लिखी है, यू प्लीज मेंशन द सेम इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो दैट इज योर एकेडमिक डिटेल। वो आपका ये कभी नहीं आएगा आपने 10th इस साल में किया, 12th इसमें किया, वो आपके डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। आपको क्या दिखाना है कि आपने अगर आपने अपने स्कूलिंग टाइम एंड आपने अपनी कॉलेज टाइम में ऐसी क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी की जो आपको यूनिक दिखाता है किसी और से। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंटर आता है व्हाई यू आर गोइंग टू कनाडा एंड व्हाई यू हैव चूजन कनाडा। ठीक है, सो आपका कनाडा जाने का अपना एक रीज़न हो सकता है। मे बी आपको वहाँ की क्वालिफिकेशन, वहाँ की एजुकेशन अच्छी लगती है, मे बी आपको वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। ये वाला पॉइंटर ऐसा है जो हर कोई कॉपी पेस्ट करता है। अच्छा मैं क्या लिखूँ, कनाडा मैंने क्यों चूज़ किया, तो लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। प्लीज़ डोंट कॉपी पेस्ट इट। आपके खुद के जो रीजंस हैं वो लिखिए, वो सबसे ज़्यादा जितनी जेन्युइन, जितनी रियल आपकी एसओपी लगेगी ना, उतने आपके वीज़ा चांसेस अच्छे होंगे। देन उसके बाद आता है व्हाई यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपका वीज़ा अप्रूवल और वीज़ा रिफ्यूज़ल का एक रीज़न बन सकता है। लेट्स सपोज आई हैव अप्लाइड फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। मैं 4 लाइनों में लिख दूं कि मैंने अपने बारे में बहुत कुछ लिख दिया, अपनी एकेडमिक डिटेल्स के बारे में बड़ा कुछ लिख दिया, मैंने ये भी लिख दिया कि मैं कनाडा क्यों जा रही हूँ, लेकिन मैं जिस कोर्स के लिए, यानी कि जो मेरा पर्पस था जाने का, जब आप रिफ्यूजल लेटर में देखते हो ना, तो वहाँ पे एक रीज़न आता है, योर पर्पस ऑफ विजिट इज नॉट वैलिड, दैट इज द रीजन वीजा ऑफिसर इज गिविंग यू रिफ्यूजल। ठीक है, ये एक सबसे कॉमन रीजन है। ये वही पर्पस ऑफ विजिट है, यानी कि आपका पर्पस क्या था जाने का, वो पर्टिकुलर कोर्स पढ़ना। आपने क्या अपने कोर्स के बारे में लिखा उसमें। आपको अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। आप इस कोर्स के लिए क्यों जा रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी रिसर्च कीजिए। जब आप वेबसाइट में, किसी भी कॉलेज की वेबसाइट में जाते हैं, तो हर कोर्स के कोर्स कंटेंट होते हैं। कोर्स कंटेंट के अंदर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे और ये सब्जेक्ट आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन से कैसे आपको मैच करवाता है। सो दिस इज योर रेलेवेंसी। और यही सब कुछ है जहाँ पे आप जितने इनपुट लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं। सो इसमें आपने ये चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में लिखिए। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, आपका खुद का कोई भी कोर्स हो सकता है कि व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, इसके क्या फ्यूचर आउटकम, और आई कैन से इसकी इस टाइम पे क्या डिमांड है। देन यू कैन स्टार्ट योर एसओपी विद पैराग्राफ। आप उसको और सब पैराग्राफ इसमें लिख सकते हो कि ओके, इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट आई रीड बिजनेस स्टडीज, आई रीड अकाउंट मैनेजमेंट, ये सारे। और उसके अंदर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये आपका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए। जब आप अपना पूरा ये कंप्लीट कर देंगे, देन आपके पास पैराग्राफ आता है आपके फाइनेंशियल डिक्लेरेशन, कि आपकी कितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है। कई बार आपके रिफ्यूजल लेटर पे ये भी एक रीज़न आ जाता है कि फाइनेंशियल्स आर नॉट सॉलिड। तो वहाँ पे आपको आपकी कितनी इनकम है, आपकी फैमिली की कितनी इनकम है, कितनी ट्यूशन फीस आपने पे की है, कितना आपने GIC फिल किया है, और उसके बाद आपके पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी, यानी कि आपकी CA रिपोर्ट कितनी है, वो एक पैराग्राफ में प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट आना चाहिए। एंड उस अमाउंट को आप कनेडियन करेंसी में भी कैलकुलेट करें तो वो बेटर रहेगा। आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आगे, उसके बाद लास्ट में आता है फ्यूचर आउटकम, यानी कि आप कनाडा आपने चूज़ किया, आप इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। आप कनाडा से ही ये क्वालिफिकेशन क्यों करना चाहते हैं, आप लेट सपोज आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर में जब आप फ्यूचर में इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तो आपको किस तरह की जॉब्स मिलेंगी, जॉब मार्केट में आपकी क्या वैल्यू होगी, कितनी आपकी इनकम होगी। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, बट आपने अपनी रिसर्च के हिसाब से लिखना है। लेकिन आप
अगर इस पूरी रिसर्च को अगर 15 से 20 दिन का टाइम देते हो तो आई एम टेलिंग यू आपकी बहुत अच्छी एसओपी और आपका बहुत अच्छा एसओपी का क्रक्स बनेगा। ये कोई कंसल्टेंट अपनी रिसर्च के हिसाब से लिखेगा, बट जितनी अच्छी रिसर्च और जितना अच्छा आप अपने बारे में खुद बता सकते हैं उतना अच्छा कोई भी नहीं बता सकता। तो ट्राई कि आप हमेशा अपने कंसल्टेंट को भी अपना एक एसओपी का क्रक्स दें, अपना एक रीजन बताएं, सो दैट उसके पास एक ग्राउंड हो आपकी एसओपी को अच्छे से लिखने का। अगर आप खुद से लिख सकते हो देन इट्स आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा है।